अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। मैं गेस करूं आज आपके हाल चाल बड़े अच्छे हैं क्योंकि व्हाट अ मॉर्निंग, और ये गुड मॉर्निंग बल्कि ये विक्ट्री मॉर्निंग है जो कि आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, वर्ल्ड कप से पहले की थोड़ी सी नियर टू अबाउट टू विक्ट्री है जिसको हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं तो बहुत खुश हूँ। इसीलिए आज मैं हरमीत के पास फौरी तौर पर जाऊँगी इस्लामाबाद से, कि हरमीत ने भी कल मुझे कहा कि मैंने थ्रू आउट मैच देखा, लेकिन अगर पाकिस्तान की और आज की सुबह की हम बात करें ख़ास तौर पे, तो डिवाइड बाय पीटीआई एंड पीडीएम, लेकिन यूनाइटेड बाय पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। हरमीत तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। व्हाट अ ब्रांड न्यू मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे तो सही बात बताएं, बड़ा मज़ा आया आज। वैसे सुबह बड़ी अच्छी थी, और एक तो हम इस्लामाबाद की मॉर्निंग वैसे बड़ी प्यारी होती है, लेकिन साथ साथ में जीत की जो खुशी है वो उस मॉर्निंग को और भी प्यारा बना देती है। और कल जिस तरह मैच हुआ, कमाल का हुआ। हमेशा हमने तनकीद की, इसमें कोई शक नहीं है कि जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो हम तनकीद भी करते रहते हैं, और ख़ासकर हमने इस जोड़ी पर भी तनकीद बहुत ज़्यादा हमारे समेत बहुत सारे लोगों ने की थी। लेकिन कल उस जोड़ी ने उस तमाम तर तनकीदों के मुंह बंद कर दिए हमारे समेत सबका, कि भैया हम आज भी खेल सकते हैं। और आप देखें ना, बाबर की वो प्रैक्टिस, 1.5 घंटे तक उसने प्रैक्टिस की, मेहनत की, कोशिश की, और वही मेहनत जो है वो हमें कल के मैच में दिखाई भी दी। लेकिन हमारे बॉलर्स को भी इसमें कोई शक नहीं कि उसी तरह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की शुरुआत शाहीन शाह अफरीदी ने की, और जिस तरह उन्होंने पहला चौका लगाया, इसके बाद फिर हमने देखा कि 2 दफ़ा जो है LBW, एक दफ़ा तो बच गए। तो इस तरह सिचुएशन रही, और विकेट्स पे विकेट्स आती रही। विकेट पे के साथ साथ एक और चीज़ हमने देखी, हालांकि न्यूजीलैंड ने फिर कुछ टाइम तक अपनी विकेटें बचाई, जिस तरह पहले में गिर रही थी, लेकिन उसके बाद के रन्स को जितना ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया गया, बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस थी। अच्छा, एक और चीज़ सुहा जो हमने देखी, उसमें ये थी कि फील्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कमियां पाई जाती है, लेकिन कल फील्डिंग भी परफेक्ट थी। yes. और उसमें भी हमारे जो खिलाड़ी थे, हालांकि न्यूजीलैंड के जितने खिलाड़ी थे जब हम देख रहे थे तो उनकी फील्डिंग भी नाकिस थी, उनकी कहीं ना कहीं आपने देखा उनके कैचेस भी ड्रॉप, बाबर के कैच बहुत अच्छा, विकेट कीपर ने भी। व्हाट नॉट टू से, आप बताएं मुझे व्हाट नॉट टू से। फील्डिंग की बात करें ऑल ओके, आप बैटिंग की बात करें ऑल ओके, आप बॉलिंग की बात करें ऑल ओके। मतलब कल जो कम बैक, मैं थोड़ा सा क्रेडिट लेना चाहूंगी इस चीज का। एक दिन पहले मैं अब्दुल रऊफ साहब से कह रही थी कि मुझे लगता है, और इंशाल्लाह बाबर आजम का कम बैक होगा, बल्कि आप यूं कहें कि इस जोड़ी का कम बैक होगा। रिजवान ने 57 खेले रन बनाए, आपको पता है, बाबर आजम ने 53 रन, और ये जो हाफ सेंचुरी, मुश्तरका सेंचुरी जिसे कहेंगे, वो उन दोनों ने मुकम्मल की है। और हरमीत, ऐसा नहीं है कि आप देखें कोई 15 आपके T20 मैचेस हुए हैं तो 15 T20 मैचेस के बाद जाकर चले हैं बाबर आजम, लेकिन जो चले हैं फिर उन ऐसे चले हैं कि कोई रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन कल का जो ओवरऑल स्कोर था जो हरमीत उन्होंने करना था वो भी बहुत ज्यादा नहीं था, 152। बहुत सारी सेलिब्रेशन हो रही है। सिडनी का जो उस वक्त मैंने देखा है ना, मतलब मुख्तलिफ चैनल्स को मैंने फौरी तौर पर लगाया, तो सिडनी लग नहीं रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया का कोई ऐसा जगह है जहां पर सेलिब्रेशन हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो तो पाकिस्तान है। इतना लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। शहर है बिल्कुल। इस वक्त डिवाइडेड बाय पीटीआई एंड पीडीएम, लेकिन यूनाइटेड बाय पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। कल सारे मिलकर दुआएं कर रहे थे, खुश थे, सेलिब्रेशंस कर रहे थे। तो जो हमने डिवाइडिंग देखी है लोगों में, मुख्तलिफ लोगों में जो कि सपोर्टर्स हैं पीटीआई के, पीडीएम के। तो अभी अगर आगे बढ़े तो क्रिकेट की बात हम बाद में भी करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से आपको टॉप स्टोरीज में, आपको रनडन में ये शेयर करते हैं कि टॉप स्टोरीज में आपको पता है कि आज से दोबारा से लॉन्ग मार्च का एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अनाउंस कर दिया है कि आज से बाकायदा उसका आगाज़ दोबारा से किया जाएगा। बाय हुक और बाय क्रुक हम तो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और आपको पता है ये कॉल भी दी गई कि बाकी तमाम शहरों से एहतजाज खत्म करके सिर्फ इस्लामाबाद में उसको कैरी ऑन रखा जाए। हरमीत, में आज एक खबर पड़ी थी, पिंडी के स्कूल पिछले 3-4 दिन से बंद हैं, और ये तालीमी इदारे बंद होना ये बहुत बड़ा नुकसान है। एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि पीटीआई के जो मैं तो उसको इसलिए ही समझता हूँ कि कुछ टोला निकल आते हैं, 10-15 लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि मैं रिपोर्ट करता हूँ, ग्राउंड पे जाके देखता हूँ। अच्छा। उसमें से कुछ सरपसंद भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो इस किस्म की कोशिश करें कि जलाओ घेराव का मामला करें, गाड़ियों को रोके, तंग भी करते हैं, लोगों को भी तंग करते हैं। तो उनकी वजह से बड़ी बेचैनी एक तो पाई जाती है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहर में। सुबह आते हुए बड़ी तकलीफ होती है, जो वापसी पे आपने जाना है तब भी आपको बहुत तकलीफ जहमत उठानी पड़ती है, क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है। इसी के साथ साथ जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तालीमी इदारे तमाम तरह आज भी बंद कर दिए गए। पिछले दिन 8 तारीख को भी बंद कर दिए गए थे।
तो कल भी बंद थे और कल क्योंकि हम छुट्टी थी, लेकिन उसके बावजूद आज अगर हम देखें तो आज भी बंद करने का जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। वाकई में नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है और पीटीआई को सोचना होगा कि इससे अवाम और पीटीआई के दरमियान तलखियाँ बढ़ेंगी। ये नहीं होगा कि आप कोई अच्छा काम करें, आप में और टीएलपी में या दीगर जमातों में क्या फ़र्क रह जाएगा कि आप भी इस किस्म की हरकत करें कि अमलाक को नुकसान पहुंचाए, लोगों को तकलीफ दें। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं और इसमें जुड़वा जो शहर हैं उनको भी तकलीफ है, जो बेचारे पिम्स की तरफ आना चाहते हैं वो भी नहीं आ सकते हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान होते हैं हरमीत, हमें ये कहना पड़ेगा कि वो एक आम ले मैन होता है, वो स्कूल जाने वाला, कॉलेज जाने वाला बच्चा, तालिबात और ऑफिस जाने वाले लोग, वर्किंग कम्युनिटी जो है सबसे ज़्यादा वो मुतासर होती है इन सपोर्टर्स के इस थोड़े से एहतजाज से। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 15 से 20 लोग निकल के इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, जो कि अब नाकाम बनाने की कोशिश भी की जा रही है। और इसी हवाले से आपको ये बताएं कि अब आपको पता है नवंबर के तीसरे हफ्ते में फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम पिंडी पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और ये अब जो है दोबारा से पोस्टपोन नहीं किया जाएगा ये लॉन्ग मार्च। और सऊदी वली अहद का दौरा भी चूँकि स्केजुलाइज किया गया है, तो वो भी बड़ी एक अहम चीज़ है कि किस तरह से माहौल और अगर मुल्की हालात और सियासी हालात ख़राब होंगे तो क्या इमेज जाएगा और ये कहीं कैंसिल करके हमें नुकसान होगा, बिकॉज वो एक बड़ी मदद लेकर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अच्छा हरमीत, हम आगे बढ़ते हैं अपने रनडाउन में। मजीद आपको क्या क्या बताएंगे आज की टॉप स्टोरीज में आपको बताएंगे कि ये बेसिकली स्टीम सेल थेरेपी किस थेरेपी का नाम है, ये पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे जो कि आपको बताएंगे कि तरीका इलाज इस वक्त और भी बहुत सारे आ गए हैं मेडिसिन और इंजेक्शंस के अलावा, जिससे आपको पेन मैनेजमेंट मिल सकती है या पेन आप रिलीफ मिल सकता है। वो खा किसी भी चीज़ को आपके बॉडी पार्ट्स को लेके, हड्डियों की, जोड़ों की, मोरों की बात करेंगे और इस थेरेपी के हवाले से आपको डिटेल से इस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हरमीत, आज हम अपनी टॉप स्टोरीज में फ्रीलांसिंग की बात करेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में इसमें नौजवान बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह उस तरह से अभी तक हम क्यों नहीं बना सके और कितनी बड़ी तादाद में ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान लाया जा सकता है, कमाया जा सकता है और नौजवान इस पर काम करके अगर उन्हें फुल फैसिलिटेट किया जाए तो कितनी बड़ी तादाद में लोग काम करके हमारी माशी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जाते जाते फिर दोबारा से पाकिस्तान के मैच की बात करेंगे और ये वर्ल्ड कप की बात करेंगे और फिर इस पर अपना प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। अच्छा जी, डेली डोज पे चलते हैं। पहली बड़ी स्पाइसी सी है हरमीत, और ये डेली डोज जो है ये ऐसी है जो कि मिर्चें लगने वाली है, लेकिन मिर्चें लगना और मिर्चें खाना हरमीत, एक ऐसे शख्स जिनका ताल्लुक जो है वो अपने अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाए तो इस पे पहले भी वो ये रिकॉर्ड बना चुके हैं जो कि 8 सेकंड का था। अब 33 ही सेकंड पे इन्होंने कोई ये 10 मिर्चें खाई हैं और ये वहाँ पर खड़े रहे हैं और ये वो कोई आम मिर्च नहीं है जो हम अपनी हंडिया में डाल लेते हैं या जिसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में होती है। ये कैरोलिना टिश मिर्च है और ये वो मिर्च है जो इसको आप सिर्फ 3 से 4 सेकंड के लिए अपनी जुबान पर नहीं रख सकते, लेकिन उन्होंने 10 मिर्चें खाई और ये रिकॉर्ड बना दिया और ये अब जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इनका दर्ज हो गया। हरमीत, बहुत मिर्चें हैं भाई। देखिए ना, कुछ ना कुछ तो करते हैं। आप देखें ना, अगर रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी ले आते हैं और कुछ चीज़ों का हमें पता भी होता है, लेकिन वही बात हम कह रहे हैं कि वो देखो ये बड़ा मुश्किल काम है। मिर्च मेरे से तो ग्रीन मिर्च भी नहीं खाई जाती यार, मैं तो बड़ा फीका सा खाना खाता हूँ, लेकिन ये है कि जिस तरीके से वो खा रहे हैं और जाहिर बात है बाद में बड़ी तकलीफ हुई होगी, लेकिन ये है कि उसने रिकॉर्ड बना दिया भैया। अच्छा जी, हाँ, आप ये समझ रहे होंगे कि आम सी खबर है जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये कैरोलिना की वो मिर्चें हैं जो कम से कम इसमें वो गैर मामूली केमिकल्स होते हैं जो कि आपके मुँह में जलन और इतनी ज़्यादा वो पैदा कर देते हैं कि इंसान अगर इसे खाए तो वो खड़ा नहीं रहता, बाजू का तो क्या करता है और बेहोश भी हो जाता है। लेकिन ये साहब पता नहीं मिर्चों के इतने शौकीन है कि वहाँ पर उन्होंने 10 मिर्चें हरमीत खा भी ली और फिर अपने रिकॉर्ड ब्रेक किया इन्होंने। मतलब कोई 6 महीने पहले उन्होंने 8 सेकंड का ये रिकॉर्ड बनाया था, उस वक्त 3 मिर्चें खाई थी। पता नहीं अभी रोज हंडिया में अब जो खबर ले आती है हमारी टीम, जो खबर ले आती है, हम ज्यादा ये देखते हैं कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई एक कैटेगरी से बढ़ के आप अलग जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पीछे आने के बजाय आप बढ़ रहे हैं और अपना रिकॉर्ड किसी और को तोड़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब अगली खबर जो हमारी टीम ने आपके लिए लेकर आए हैं लीडोस में ढूंढ कर दिलचस्प सी, वो ये है कि बेसिकली आतिशफशानी राख ने बुलंदी का नया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ज़ेरे आब ये एक आतिशफशा पहाड़ है
और जिसकी अब तक देख रहे हैं कि राख और आतिशफशानी का जो धुआं होता है और आप ये उड़ता हुआ जो देख रहे हैं 57 किलोमीटर तक पहुंच गया है। तो ये पिक्चर जो अब वेरीफाइड पिक्चर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके करीब बहरुल काहिल के ज़ेरे आब ही आतिशफशानी पहाड़ मौजूद है और इसके करीब तरीन जो है वो खुश्की का एक ही साहिल मौजूद है जिसका नाम मेरे ख्याल से टोंगा है। यस, टोंगा नाम है, इसीलिए इस आतिशफशानी पहाड़ का नाम भी जो है वो होंगा टोंगा होंगा पाई रखा गया है। नाम तो बड़ा अजीब सा है लेकिन ये एक दिलचस्प सी खबर है। हरमीत देखने में बहुत ह्यूज लग रहा है। देखिए ना, कुदरत ने किसी न किस तरीके से ना खूबसूरत से नज़ारों से हमें महसूस करने के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी बनाई है। ख़ासकर चाहे हम आतिशफशा की बात करते हैं, अभी आप जो लेके आई हैं या हमारी टीम जो ये खबर लेके आई है, भी बड़े मज़े की है, विजुअल बड़े प्यारे हैं। और इस तरह हम देखते हैं यहाँ बर्फ़ानी तोदे गिरने के मनाजिर हों या बर्फ़ की या जमने के या पानी जमने के, इस किस्म के बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर हैं जो दुनिया में आपको पाए जाते हैं। लेकिन ये बड़ी मुनफरिद है क्योंकि हमने आतिशफशा फटते हुए देखे हैं, टेलीविज़न पर भी देखे हैं, लेकिन ये बुलंदी का जो नया रिकॉर्ड है ये पहली बार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें जिस तरह है, अपने आप को हम एक तरफ देख रहे हैं कि इंसान जो है वो भी रिकॉर्ड बनाने पे तुले हैं, तो कहीं ना कहीं कुदरत जो है वो कैसे पीछे रह सकती है। वो कहती है भैया हम भी मुकाबले कर और लेते हैं। आपको पता है हरमीत, ऑक्सफोर्ड के साइंसदान हैं जिन्होंने ये वेरीफाई किया है कि हमने इससे पहले जो पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, गालिबन ये पिक्चर जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है इसमें आपको उस तरह से ये चीज़ इतनी क्लियर शायद ना नज़र आ रही हो, हमने तो उसको पिक्चराइज करने की सिर्फ कोशिश की है। जो ऑक्सफोर्ड के साइंसदान हैं वो कहते हैं कि हमने इंसानी आँख से, या अगर हम मुख्तलिफ आलात की बात करें, तो इतना बुलंद आतिशफशा और उसकी राख कभी नहीं देखी। तो ये रिकॉर्ड भी है, माजी में कभी इस तरह का आतिशफशा देखा भी नहीं गया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी और न्यूज़ ऊपर थी। से विजुअल को अगर आप देखें तो ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आइसक्रीम जैसे नजर आती है ना, आइसक्रीम और मतलब स्केच जब किया हुआ। लेता है, खासकर जब हम Painting, it छोटे seems होते to थे be like- बिस्किट्स वाले, बिस्किट्स के ऊपर तो इसी तरह नजर आते हैं, ऊपर से इस किस्म की विजुअल में नजर आती है। लेकिन हाँ, real सामने से बिल्कुल पेंटिंग नजर आ रही है, तो बड़े खूबसूरत से मनाजर हैं, बड़े मजे के हैं भाई। बिल्कुल ठीक है, इट सीम्स टू बी लाइक पेंटिंग, लेकिन एक रियल फोटो है जो कि हमने आपसे शेयर किया। अच्छा जी, अगली खबर आपको देते हैं। कतर आपको लेके चलते हैं जहां पर एक ऐसा स्टेडियम है जिसे किसी भी वक्त बनाया जा सकता है और किसी भी वक्त तोड़ा जा सकता है। आप भी हैरान होंगे क्योंकि आपको पता है कि कतर में ही हो रहा है हमारा सिर्फ। अच्छा, वर्ल्ड कप से याद आया हरमीत, आपने ही कल एक खबर दी थी हमारे उस ग्रुप के अंदर जिसमें हम नॉर्मली अपनी खबरें शेयर करते हैं। पोलो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो पाकिस्तान ने जीत ली है। ये भी बहुत बड़ी विक्ट्री है। कतर से, फुटबॉल से, ये सारी चीज़ें अराउंड मेरे दिमाग में आई तो मैंने कहा इसको कोट करते हैं। हरमीत, ये भी यकीनन एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। हाँ नहीं, सही बात है क्योंकि कल 2 जीत हमें मिली और ये इसको तो लाजमी बात है कि खबरों में शामिल करना चाहिए। और देखें ना कि कहीं ना कहीं वो 92 के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तारीख दोबारा दोहराई जा रही है। और कल जिस तरह मैच के हवाले में देखा या कल फिर हमारा ये वाला हुआ उसमें भी जीत। लेकिन ये कतर का स्टेडियम बाकायदा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है फुटबॉल का, तो उसकी बड़ी खूबसूरत इसके जो विजुअल है कल हम देख रहे थे, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल हैं और इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बनाया गया। कल जो कतर के लोग हैं या बाहर से लोग हैं वो बाकायदा इसको देखने के लिए जो है वो आते हैं, देखते हैं, तस्वीर खींचते हैं। तो ये बात है कि जब भी चाहें टूट फूट का शिकार हो जाता है, फिर बन जाता है। तो हरमीत, आप जो कह रहे हैं ना बात, उसको मैं सेकंड करती हूँ। उसका व्यू के साथ साथ आपको पता है 974 जो है ना सिर्फ कतर का डायलिंग कोड है, बल्कि डायलिंग कोड के साथ साथ वहाँ पर जो शिपिंग कंटेनर्स हैं उनकी तादाद भी इतनी है। तो जो ये शिपिंग कोड है, और ख़ास को अगर डायलिंग कोड की बात करें तो ये तादाद भी है वहाँ पर। अगर आप तिजारत की बात करें तो पूरी दुनिया में इस चीज़ को माना जाता है, समझा जाता है। और ख़ास तौर पर इस स्टेडियम को अगर हम स्पेसिफिक कर दें तो बेसिक ये स्टेडियम 974 के शायकीन जो है वो खलीज अरब से आने वाली ठंडी हवाओं को ना सिर्फ महसूस करते हैं, महसूस होते हैं, बल्कि ये नज़ारा भी बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये एक पोर्टेबल से ऐसी शिपमेंट है जिसको आप कहीं भी कभी भी बना सकते हैं, कभी भी तोड़ सकते हैं। और शायकीन यहाँ बैठकर सिर्फ मैच एंजॉय नहीं करते बल्कि व्यू भी इंजॉय करते हैं और फिर वहाँ का मौसम भी इंजॉय करते हैं। और ये इनकी डेवलपमेंट की मिसाल है पूरी दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको खबर देते हैं जनूबी अफ्रीका से। खबर है जहां पर बेसिकली बॉक्स कार्ट रेस का अहतमाम किया गया। और ये बॉक्स कार्ट रेस जो है इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि मुख्तलिफ कार्ट्स जो उस पर बनाए गए थे उसमें मुख्तलिफ पेंटिंग्स थी, मुख्तलिफ उनको अशकाल की शक्ल दी गई थी। और वैसे तो अगर आप रेस कार्ट की बात करें तो वो एक नॉर्मल रेस कार्ट होती है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो कार्ट्स है उसको मुख्तलिफ शेप्स में रखा गया था, जैसे कि हम ये आपको दिखा भी रहे हैं हरमीत। हाँ देखिए ना, बड़े मज़े का है और रश भी बड़ी ज़्यादा है, तमाशाई भी बड़े ज़्यादा हैं देखने के लिए, पहुँचे हुए हैं लोग।
अच्छा, आपको पता है थीम बेस इसको नाम दिया गया है, मतलब जो रेस में पार्टिसिपेंट्स थे उन पर ये चॉइस इज ऑल योर्स कि आपने उसको कौन सी शक्ल देनी है और कौन सा आपने उसको नुमाइश के लिए पेश करना है। जिस चीज़ का शौक जिस इंसान को, जिस रेसर को था, उसने उसी की शक्ल में वो बनाया है कार्ट, और उस कार्ट में इस रेस का इनेकाद किया गया। शायकीन को आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है। किसी ने इसको अपने एक बाइक की शक्ल दी है, किसी ने इसको आप देख रहे हैं कि समुद्री जहाज़ की शक्ल दी है, किसी ने अपने शौक के मुताबिक इसको एक जानवर की शक्ल भी दी है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है हरमीत देखने में। हाँ, बड़े मज़े मज़े से, क्योंकि जिसने जो चाहा वही चीज़ बना के उसने उस रेस में हिस्सा लिया है। और वैसे भी सोहा, हम देखें, एक वक्त था, मुझे याद है कि कोरोना से पहले मैंने बहुत ज़्यादा, जब हम नए नए आए थे तो बड़ा शौक होता था कि रिपोर्टिंग करने का और ग्राउंड में जाके, अब भी जाते हैं वैसे, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती कि कुछ डिफरेंट सी रिपोर्टिंग, क्योंकि आप पॉलिटिकल पे हम ज़्यादा जाते हैं। पहले ये होता था कि एंटरटेनमेंट के हवाले से चीज़ें होती थी, और इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा इवेंट होते थे, बहुत मज़े मज़े के इवेंट होते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है, और ये इस किस्म के इवेंट इसलिए होने चाहिए क्योंकि एक तरफ हमारे मुल्क के जो हालात हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं कल एक डॉक्टर के साथ बैठा था, जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उसने जो बातें की, वाकई में एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो, चाहे दीगर चीज़ों के हवाले से हो। तो मेरे ख्याल में उस पर भी फोकस होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस किस्म के खेल, हमारे पास भी टैलेंट बहुत है, और इस किस्म की चीज़ें जो है वो लोगों को भी उसी में एंगेज करना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये बड़े मज़े का लग रहा है, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं और मौसम भी औसम लग रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम मिस करते हैं। इस तरह से आपको याद है बसंत का मेला होता था और बहुत सारी फेस्टिविटीज़ होती थी। अब सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात की जा रही है, जो कि इस वक्त सियासी माहौल, माशी माहौल, मुल्की हालात जो हैं उसमें ताज़ा हवा का झोंका सिर्फ ये एक वर्ल्ड कप ही है जिसको लोग देख रहे हैं और यूनाइट होकर देख रहे हैं। देखा कि अब लोगों को के मिलके बैठ के ना सिर्फ देखते हैं बल्कि सपोर्ट करते हैं सब मिलके पाकिस्तान के शाहीनों को। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो अब खेल के अलावा या क्रिकेट भी पाकिस्तान में होनी चाहिए। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे, और हमने लेनी है क्विक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो पॉलिटिकल सेगमेंट में आज हम बात करेंगे आज की कॉल की। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर दोबारा से रीन्यू तो नहीं कहेंगे, कंटिन्यू करने के लिए कहा है अपने लॉन्ग मार्च को। और फवाद चौधरी का कल का ताज़ा तरीन बयान ये है कि किसी तौर पर भी अब इस डेट को आगे नहीं किया जाएगा, हम बाय हुक और बाय क्रुक पिंडी पहुँचेंगे। और आपको पता है कि थ्रू आउट लॉन्ग मार्च से अब इमरान खान साहब खुद तो जो हमला उन पर हुआ तबीयत नासाजी के बायस वो खुद शिरकत नहीं कर सकेंगे, लेकिन इससे क्राउड कितना मुतासिर होगा, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में, उनके फैंस कहें, उनके सपोर्टर्स कहें, उन्हें देखने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए इस लॉन्ग मार्च में पहुंचते रहे हैं। लेकिन हरमीत, क्योंकि आप इस्लामाबाद और पिंडी में मौजूद हैं, तो पिंडी की जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर होती जा रही है। इसी हवाले से ये भी आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो है ना वो चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन बनाने के लिए भी कहा है। वो 2 ख़त लिखे हैं। एक तो आपको पता है कल भी काफ़ी इस खबर के बारे में बातचीत की जा रही थी, अरशद शरीफ का जो केस है उसमें जो नई चीज़ें सामने आई हैं वो देखी भी नहीं जा रही, सुनी भी नहीं जा रही। ये जो ख़त उन्होंने लिखा है इसमें कहा गया है कि डिटेल में इसकी तफ्तीश की जाए। दूसरा ख़त जो उन्होंने लिखा है उसमें यही लिखा गया है कि इस हमले की जो है वो तहकीकात कराई जाए और जितने जज साहिबान अवेलेबल हैं उन सब पर मुश्तमिल ये कमीशन बनाया जाए और इसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। यार सोहा, अगर हम देखें एक चीज़, जो मैं जुडिशल कमीशन की बात आती है तो मैंने जब माजी से थोड़ा सा कुछ पढ़ा है, सीखा है, तो उसमें हमने हमेशा देखा है कि उस पर उसी तरह अमल दरामद भी नहीं हुआ। अगर इस केस में देखा जाए तो इमरान खान साहब आज उन्होंने कहा भी है, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि आज शाम 4 बजे जो है वो कुछ और नाम मंजर आम पर लाएंगे। ऐसे में अगर हम देखें, जब तक JIT नहीं बनती और मुतफ़िक़ा तौर पर JIT नहीं बनती, जिसमें एजेंसीज़ की जो लोग हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज या दीगर जो लोग हैं, तमाम तर चाहे वो मीडिया के लोग हैं, उस पर एक JIT नहीं बनती, तब तक इस केस को हतमी अंजाम तक पहुंचाने, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि इमरान खान साहब का केस है, उसको अगर देखा जाए, आप ये देखें कि पंजाब जो पुलिस है उसमें उसी तरह बहुत सारे सवालत इसलिए उठ रहे हैं कि जैसे इमरान खान साहब पर हमला हुआ उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि कंटेनर को जो है वो सील कर देना चाहिए था, तहकीकात का सिलसिला वहाँ से शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि यूट्यूबर समेत, जो रिपोर्टर समेत, एंकर समेत, वहाँ पे फवाद चौधरी साहब जो है इमरान खान साहब को जब लेके गए तो वो बाकायदा स्पीच कर रहे थे, लोगों को जो है खिताब में ही बिजी थे, और वहाँ पे भी पुलिस ने उसी तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उसके बाद जिस शख्स को कत्ल किया गया, जिसकी हलाकत हुई इसी मार्च में,
उसका पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया, ये पता नहीं लगाया गया। दूसरी बात ये कि सवालात बहुत सारे हैं। एक तरफ ये कि जिस MM7 से जो गोलियां चलाई हैं, अमूमन ये होता है कि जब पिस्टल आप चलाते हैं, क्योंकि जब आप चलाते हैं तो उससे एक ही गोली बवक्त जो है वो निकलती है, अब ब्रस्ट नहीं होता। इसमें आप देखें कि 13 मुख्तलिफ लोगों को गोलियां लगी हैं, तो 13 मुख्तलिफ गोलियां, और आप ये भी देखें कि गोलियों की जो साइड्स हैं वो भी चेंज हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में अगर हम देखें तजाद हैं, और तजाद का हल यही है कि आप उसके लिए JIT बना दें। और जिस तरह अरशद शरीफ साहब का आपने जिक्र किया, वाकई में कल जो इंकिशाफ हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है, इस पर भी बड़े सवालात हैं कि जब उनके वालदा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांग रही थी तब रिपोर्ट नहीं दी गई, और फिर अचानक एक टेलीविज़न को दी गई, एक रिपोर्टर को, एक एंकर को दी गई, और उसके बाद वो तस्वीर जो आई बड़ी ही खौफनाक किस्म की तस्वीर थी, जिसमें उन पर मुसलसल 3 घंटे तक तशद्दुद किया गया है, हड्डियाँ, पसलियाँ। आप ये देखिए कि नाखून, कितनी तकलीफ उस एक इंसान को पहुंची होगी, और जब आप 3 घंटे बाद फिर उसको सर में गोली बड़े करीब से मारी है। एक तरफ तो पुलिस जो है कीनिया की, अब तो हमारे जो, इससे पहले आपको याद होगा DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने ये कहा था कि ये मामला जो कीनिया की जो रिपोर्ट आई है उस पर उन्होंने भी अपने जो ख्यालात का इजहार किया था, वो भी हमारे सामने। साथ साथ हमने देखा कि उस वक्त हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था, वो भी हमारे सामने। आज हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो भी बदलता हमें नज़र आ रहा है। यानी इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें मजीद भी आ रही हैं, लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है वाकई में बड़ी ख़तरनाक है। आपने जिक्र किया कि सलमान जो है किंग वो आ रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बेल आउट, बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेज जो है, और ख़ासकर CPEC के हवाले से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वो लेके आ रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि PTI इस वक्त मुख्तलिफ जो हम हालात देख रहे हैं, ख़ासकर जो जुड़वा शहर हैं वहाँ पे भी अभी से फैज़ाबाद जो है वो बंद पड़ा हुआ है। इस तरह दीगर इलाके जो GT रोड है उनको भी मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा है कि 15-20 बंदे का इकट्ठ होता है और वो आके जाके बंद कर लेते हैं। इसी के साथ साथ अब लॉन्ग मार्च की कॉल भी दी गई है। अब जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है इसको पहुंचना है तकरीबन 10 या 11 दिनों में। एक तो यकीन दहानी कराई गई है, कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने बयान में कहा कि ये जो पैकेज है ये हमारी मईशत को बेहतर बनाने के लिए, और हमारी कोशिश होगी कि हम उस चीज़ में खलल ना डालें। तो मेरे ख्याल में ये होगा कि कोशिश की जाएगी कि सलमान साहब का जो दौरा है वो बड़े आराम से होगा और तमाम तर चीज़ें उसमें हो जाएंगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर लॉन्ग मार्च कोई ना कोई ऐसी चीज़ रुकावटें खड़ी की जाती हैं, तो एक तो यहाँ से रिपोर्ट जाती है, जो एम्बेसीज हमारी बैठी हैं, जो डिप्लोमेट हैं, वो वहाँ से रिपोर्ट बाकायदा मुख्तलिफ ममालिक को जाती है यहाँ से कि मुल्क के क्या हालात हैं। तो जो रिपोर्ट्स जाएंगी तो उसी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका दौरा होगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है हम ये देख रहे हैं कि अगर मुल्की हालात में जो आप बता रहे हैं कि 3-4 चीजें हैं जो कि एक साथ हो रही हैं, और इस हैपनिंग पर कितना जो है वो हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी सियासत पर, और जो दौरा स्केजुलाइज किया गया है वो कितना मुतासर हो सकता है। एजाज सैयद साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। सर आपने वक्त दिया, सर बेहद शुक्रिया। सर कहिएगा कि 2-3 हैपनिंग्स है जो हो रही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि सऊदी वाली है जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, उनका जो ये विजिट स्केजुलाइज किया गया है। और साथ ही अदर साइड अगर हम देखें तो फवाद चौधरी कहते हैं कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में इमरान साहब पहुंच जाएंगे रावलपिंडी, और ये कॉल जो दी गई थी उसको रिकॉल किया गया है। आज से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं और ये कितना नुकसानदेह हो सकता है इस विजिट के लिए? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान में आ रहे हैं वो बड़ा गैर मामूली दौरा है। आपको पता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करता रहता है, और जब भी मौका आता है पाकिस्तान के ऊपर कभी भी, तो सऊदी अरब अपनी इमदाद के दरवाजे खोलता है पाकिस्तान के लिए। इस वक्त जब सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान में आ रहे हैं, एक तो वो इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं सऊदी इन्वेस्टर्स। साथ ही साथ पाकिस्तान में एक अहम तैनाती होने जा रही है जिसे बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज कर दिया गया है, वो है आर्मी चीफ की तैनाती। तो तवक्को की जा रही है कि उस दौरान वो तैनाती भी फाइनल हो जाएगी, एक फाइनल रंग ले लेगी, और सऊदी जो क्राउन प्रिंस है वो जो आर्मी चीफ है उनसे भी मिलेंगे। जी
सर ये कहिएगा कि जो अगर हम इस एजाज खत सैयद की साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, इमरान खान साहब से कल एक परसों की बात है कि एक निजी चैनल के एक रिपोर्टर या एंकर ने जब इंटरव्यू किया तो उसमें उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती पर भी हल्का सा यूटर्न लिया। उनका ये कहना था कि अब उससे मेरा कोई वो नहीं है, जो पार्टी जो उसको सेलेक्ट करती है ले तैनाती उसकी हो की भी जाती है। लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि आप ट्विटर पे आप भी बड़े एक्टिव हैं। हम देख रहे हैं कि एक चीज़ जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि एक्सटेंशन के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं। तो आपको क्या ये सारी सूरत हाल क्या लगती है कि कहीं ना कहीं खान साहब को जो वो चाह रहे थे वो इशारे मिल चुके हैं? सर जी, खान साहब ने ख्वाहिश जाहिर की थी एक मौके पे कि वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ की जो है तोसी हो जाए, मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाए। और अब ये बातें हो रही हैं। हमें पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अभी इस हक में है कि वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दे। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी शायद इस हक में है कि आर्मी चीफ की कानून इस बात की अगर इजाजत देता है और जो कि देता है तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए। तो इस तनाजर में ये खबरें आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने करना है। और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है अपने भाई से, मियां नवाज शरीफ से, जो कि अमली तौर पे इस जमात के रहनुमा हैं, इस जमात को गाइडलाइन देते हैं। ये जमात जानी जाती है उन्हीं के नाम से। तो अब जाहिर है ये फैसला उन्होंने ही करना है कि एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। अच्छा एजाज साहब, ये कहिएगा एक्सटेंशन से हटकर एक और चीज़ जो जिसके बारे में बहुत बात की जा रही है, जो कि हॉट टॉपिक रहा पिछले कई दिनों में, आपने देखा है इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है उसके लिए अब शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने दूसरा ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को। उसमें कहा गया है कि जितने भी जज साहिबान इस वक्त जो अवेलेबल है उस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और तहकीकात की जाए कि कहाँ कहाँ कितने शूटर्स मौजूद थे, कैसे गोली लगी, सारी सूरत हाल। ये कितना काम कर सकती है जुडिशल कमीशन अगर बनाई जाती है, और ये दूसरा ख़त लिखने की नौबत क्यों आई है? देखिए, ये सारी जो माहौल है ना, ये माहौल बड़ा अहम है। माहौल ये देखिए कि माहौल में एक तरफ आर्मी चीफ की तैनाती हो रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, और तीसरी तरफ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बड़ी बुरी सूरत से गुजर रही है। एहतजाज की वजह से, लॉन्ग मार्च की वजह से, पहले से जो हमारी इकोनॉमी की बुरी सूरत है वो और ज्यादा खराब हुई है। तो आप जरा इस सारी डायनेमिक्स को जब समझ लेंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है या पाकिस्तान में क्या हुआ है और इकोनॉमिकली पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। अरे सर, ये कहिएगा बीइंग अ सीनियर एनालिस्ट सैयद साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, इमरान खान साहब जो है आज उन्होंने इससे कबल भी जो नाम लिए थे, 3 नाम लिए थे साजिश के हवाले से। उन्होंने कहा था राना सनाउल्लाह साहब का और वज़ीर-ए-आज़म और एक फौजी अफसर का। तो अब आज 4 बजे वो एक और नाम उनका जो कल ट्वीट आया था उसमें ये था कि एक और नाम, एक और अफसर का नाम भी मंजर-ए-आम पर लाऊंगा। अब ये सारी सूरत हाल में सर हम देख रहे हैं कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से भी खान साहब खुल के पंगा ले रहे हैं, साथ साथ में हम देख रहे हैं कि महाज बहुत सारे मीडिया के कुछ नाम भी उन्होंने लिए जो आपके ही चैनल से मुंसलिक हैं। तो आप नहीं देखते हैं कि ये जो सारे जगह पे अपने लिए ये महाज खोलना ये कितने खतरनाक होंगे खान साहब के लिए आगे जाके? देखिए, बदकिस्मती ये कि इमरान खान सिर्फ अपना इक़्तिदार चाहते हैं और वो अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनसे, मीडिया से लड़ाई एक तरफ कर रहे हैं। एक मीडिया के जो ग्रुप है, एक सेक्शन ऑफ मीडिया है, उसमें उन्होंने उनको हमनवा बना रखा है और वो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। जबकि इमरान खान साहब एट द सेम टाइम जुडिशरी से भी तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं। जुडिशरी में भी आपको पता है, आला अदलिया में जो उन्होंने स्टेटमेंट जमा करवाया उससे अपने स्टेटमेंट से लाइलमी का इजहार किया, जिस पर अदलिया बड़ी बरहम हुई। फिर फौज से भी उनका तनाज़ा चल रहा है और किसी उसूल के ऊपर नहीं, सिर्फ एक डिमांड है उनकी, और वो डिमांड ये है कि वो चाहते हैं कि उनको इक़्तिदार दिया जाए, उनको वापस इक़्तिदार दिया जाए।
सर बीइंग अ सीनियर एनालिस्ट आप बताएगा सहाफ़त और सहाफ़ी इन तमाम चीज़ों पर आपकी गहरी नज़र होती है। एक और ख़त जो कल शहबाज शरीफ ने लिखा है जस्टिस साहब को, उन्होंने ये कहा है कि अरशद शरीफ का साहब का जो केस है उस पर भी एक कमीशन बनाया जाए जिस पर तहकीकात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल कुछ नई तस्वीर, नई वीडियोज़ और पोस्टमार्टम की जो चीज़ें सामने आई हैं वो यकीनन देखी भी नहीं जा रही। आप इस केस के हवाले से क्या एनालिसिस रखते हैं? देखिए जी, अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो बड़ा ही बेईमाना कत्ल है और ये बात अब इस्टेब्लिश हो गई है कि अरशद शरीफ किसी हादसे में जान बहक नहीं हुए। वो जिसे कहते हैं ना अनइंटेंडेड किसी कॉन्सिक्वेंस का हिस्सा नहीं बने, बल्कि उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है उनको। अब इस हवाले से जो 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी उसने अपना इब्तदाई काम मुकम्मल किया है। अब देखना यह है कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई है वो अपना काम कब मुकम्मल करती है और इसको लॉजिकल एंड तक कहां, कब और कैसे पहुंचाया जाता है। सर ये जो ख़त लिखा है शहबाज शरीफ साहब ने, सैयद साहब, ये जुडिशल कमीशन के हवाले से अगर हम बात करें, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब पर भी जब हमला हुआ था तब भी ये कमीशन बना था, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस पे बज़िद हैं, कोशिश यही की जा रही है कि कमीशन बना जाए, तो आपको क्या लगता है कि साफ शफाफ तहकीकात मुमकिन हो पाएंगी सर? हरमीत, मेरा नहीं ख्याल कि जो तहकीकात कभी किसी मंतकी इंजाम को पहुंच पाएंगी। हमें कोशिश ताहम जरूर करनी चाहिए। गुज़िश्ता 10 सालों में 53 सहाफ़ी पाकिस्तान के वो कत्ल किए गए हैं, लेकिन किसी एक सहाफ़ी का जो केस है वो मंतकी इंजाम तक अभी तक नहीं पहुंचा। 96% ऑफ जो जर्नलिस्ट हैं वो हैं जिनके केसेस किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सके। बाकी 4% वो हैं जिनके केसेस ने कोई रुख अख्तियार किया है लेकिन सजा अभी किसी भी मुजरिम को नहीं मिली है। अरशद शरीफ का कत्ल तो कीनिया में हुआ है और आपको पता है कि कीनियन पुलिस के हवाले से क्या पूरी उनकी रिप्यूट क्या है। वो कीनिया में अगर कोई स्टैब्लिशमेंट है तो वो कीनिया की पुलिस है और वो हायर्ड असैसिन के तौर पर भी काम करते हैं। तो अब अगर इंटरनेशनल रैंकिंग देखी जाए तो करप्शन के हवाले से और हाई हैंडेडनेस के हवाले से वो दुनिया के 10वें नंबर पर है और पाकिस्तान उनसे 3 नंबर ऊपर 13वें नंबर पे है। तो बहुत बुरी सूरत हाल है कीनिया के अंदर। मुझे नहीं लगता कि कीनिया को प्रॉपरली कोऑपरेट करेगा इस मर्डर को सामने लाने में, क्योंकि अगर उन्होंने कोऑपरेट करना होता तो वो हमारी टीम के साथ जरूर करते। अब एक जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके जरिए उन पर जरूर दबाव डाला जाएगा ताकि अरशद शरीफ को इंसाफ मिल सके। ठीक है सर थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिव्यूज़। और बहुत ही ज़बरदस्त बात ये थी इस साजिश में कि ये जो बार बार ख़त लिखे जा रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाने के लिए, क्या ये एक इस चीज़ का हल है कि तहकीकात, शफाफ तहकीकात इससे की जा सकेंगी और चीज़ें जो हकीकत है वो सामने आ सकेगी। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो प्रोग्राम के इस हिस्से में ख़ास तौर पर हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की, उन हल की जिससे अब हमें अशद ज़रूरत है, जिन चीज़ों की हमें अब अशद ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल वी आर डन विद ऑल काइंड ऑफ मेडिकेशंस और एंटीबायोटिक्स की बात की जाए, इंजेक्शंस की बात की जाए, लेकिन अब कुछ इस तरह से तरीके इलाज भी मौजूद है जो कि ईजाद किए गए हैं जिससे कम वक्त में और आसान तरीक़ों से किसी भी बीमारी से आपको इलाज मुआवजा मुमकिन नज़र आएगा। हम स्टेम सेल थेरेपी की बात करेंगे, ख़ास तौर पर ये क्या तरीका इलाज है, और अगर जोड़ों की, मोरों की या XYZ किसी बीमारी की बात करें जो कि आप डायग्नोस करते हैं, उसका इलाज मुआवजा इस थेरेपी के थ्रू, इस तरीका इलाज के थ्रू किस तरह से मुमकिन है। डॉक्टर ज़हीर हमारे साथ मौजूद है, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहिएगा कि ये स्टेम सेल थेरेपी बेसिकली है क्या? बेसिकली स्टेम सेल थेरेपी को, जिसको रीजनरेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है, बेसिकली अगर मैं इसको शुरू से शुरू करूं तो जब एक इंसान, एक बच्चा माँ के पेट में बनता है तो एक सेल से 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं, 2 से 4, और इसी तरह वो सेल्स डिवाइड होते चले जाते हैं और एक पूरा इंसान जो है वो तख्लीक हो जाता है। तो बेसिकली जिस्म में कोई भी जो स्ट्रक्चर है या कोई भी ऑर्गन है वो खुद से नहीं बन सकता जब तक कि उसको बनाने के लिए प्रिकर्सर स्टेम सेल मौजूद ना हो। ये आपकी चर्बी है या आपके पटके हैं, दिल है या हड्डियां, मोरे जिस तरह आपने कहा वो हैं,
तो जब वो डीजनरेट हो जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान के घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है और वो उसकी जो नरम हड्डी या कार्टिलेज घिस जाती है, तो वो स्टेम सेल्स ने एक दफा बचपन में तो उसको बना दिया, लेकिन वो उसको दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वहां से वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन लकीली इंसान की जो चर्बी है वो सारी उम्र बनती रहती है, बोन मैरो जो है वो सारी उम्र बनती रहती है, और वो खुद से नहीं बन सकती जब तक कि उसको भी बनाने के लिए प्रिकर्सर स्टेम सेल मौजूद ना हो। हम्म। तो अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम या तो चर्बी या आपकी जो बोन मैरो है वो लेके उसमें से स्टेम सेल्स को आइसोलेट करके तो हर वो स्ट्रक्चर या हर वो ऑर्गन या टिश्यू रिक्रिएट या रीजनरेट कर सकते हैं जो कि डैमेज हो चुका है। मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे की जो घुटने की जो कार्टिलेज है या नरम हड्डी वो घिस चुकी है, तो हम आपकी चर्बी लेके उसमें से स्टेम सेल्स को निकाल के एक्टिवेट करके, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेबोरेटरी प्रोसेस है, तो हम उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कहिएगा इस तरीका इलाज को अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो मतलब हर एक बंदा जो किसी बीमारी से दो चार होता है, मेडिकेशन की बात की जाए, किसी भी तरीका इलाज की बात की जाए, तो अफोर्डेबिलिटी की बात सबसे पहले आती है। पहली बात तो ये कि तरीका इलाज मौजूद कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है, अफोर्डेबिलिटी के हवाले से आप क्या कहते हैं? बेसिकली ये जो दरियाफ्त हुआ था ये अमेरिका में हुआ था, लेकिन अब कोरिया, चाइना और ये बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में भी अवेलेबल है। पाकिस्तान में हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। और अफोर्डेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सा महंगा तरीका कार इलाज है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। पाकिस्तान में बहुत सस्ता है, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू सर्जरी जो है वो उससे चीपर है, लेकिन मेडिसिन के लिहाज से थोड़ा सा महंगा जरूर है, क्योंकि इसकी जो किट्स हैं, रिएजेंट्स हैं, वो अभी भी हमें यूएसए से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मसाइल में लोग मुब्तला हैं, जो तकालीफ में लोग मुब्तला हैं, वो जी हरमीत पूछ रहे हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जाहिर बात है कि उमूमन हम देखते हैं कि ख़ासकर जोड़ों का ये दर्द बहुत आम है, फिर बैक का दर्द जो भी बहुत ज़्यादा आम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन ये चीज़ें बढ़ती भी जा रही बीमारियां। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ लोग सर्जरी की तरफ जाते हैं। अगर वो स्टेम सेल की तरफ आई, जो नया ट्रीटमेंट आपने पाकिस्तान में मुतारिफ़ किया है, इसकी तरफ आएँ, तो क्या उनको क्या दोबारा ज़रूरत है फिर सर्जरी की जानिब, या इससे वो बिल्कुल बेहतर ही फील करेंगे? देखिए, सर्जरी की अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर कोई एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है वो तो स्टेम सेल से हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्ट्रक्चर वो ही टेढ़ा गया, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या दूसरी बीमारियां हैं। अलबत्ता उसकी प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है, स्लो डाउन किया जा सकता है। यानी अगर एक बहुत ही एडवांस स्टेज पे ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसका तो सर्जरी के सिवा कोई हल नहीं है। तो अगर ये उससे पहले वाली स्टेज पे हमारे पास आ जाए तो हम जरूर सर्जरी की तरफ जाने से रोक सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि इस इलाज मॉलजी की अगर हम बात की जाए तो इस ट्रीटमेंट के थ्रू कितना टाइम लगता है, और अगर जो आपने अभी केस स्टडीज़ की हैं पाकिस्तान में, यकीनन आप इस ट्रीटमेंट को लेकर आए हैं तो बहुत सारे केसेस भी आपने इस हवाले से डील किए होंगे। किन किन चीज़ों का इलाज मुआवजा इस स्टेम सेल थेरेपी से अब तक हो चुका है, अब तक किया जा सकता है, ताकि देखने वाले लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ सके कि बाज़ हमें लगता है कि ये बीमारी जो है वो इलाज के काबिल नहीं रही या इलाज के काबिल नहीं है, लेकिन स्टेम सेल जो है उसके पास सोल्यूशन मौजूद है कि वो इस बीमारी को इलाज करके बिल्कुल ठीक कर सके। जो मेरे एक्सपीरियंस में मेरी जो ज़्यादा प्रैक्टिस है वो 70-80% जो है वो जोड़ों के दर्द के हवाले से है, जो घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज में हो जाता है, उसमें हम करते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस हमने पल्मोनरी फाइब्रोसिस के किए हैं, जो लंग्स डैमेज हो जाते हैं, उसमें इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। एज रिलेटेड डिमेंशिया, जो अल्जाइमर्स डिजीज हो जाती है या डिमेंशिया, लोगों को बुढ़ापे में चीजें भूलनी शुरू हो जाती हैं, उसका हमने काफी से इलाज किया है। इसके अलावा जो क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें गुर्दे फेल जिसे उर्दू में कहते हैं, उसमें हमने इसका बहुत ही पॉजिटिवली इसको जो है यूज किया है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि जनरल पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे अभी तक इसको उस तरह ओन नहीं किया गया, और जो अफोर्ड करने वाले लोग हैं वो बहुत कम है, तो इस वजह से ये उस तरह मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं आ पा रहा। लेकिन इसके रिजल्ट्स जो है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा जो है
स्ट्रोक के पेशेंट्स में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जैसे मैंने पहले बताया, हार्ट फेलियर में, इसके यानी इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। अगर आप देखें तो इसकी हर जो स्पेशलिटी है उसमें इसकी एप्लीकेशन है। और ये अमेरिका में तो ये भी कहा जाता है कि 2023 जो है वो ईयर ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन होगा। इसमें आप देखेंगे कि बहुत से जो है वो नए तरीक़ाकार इलाज, अब जो कैंसर की एक नई ट्रीटमेंट आ रही है जो स्टेम सेल से रिलेटेड है, जिसे NK सेल थेरेपी कहते हैं, नेचुरल किलर सेल थेरेपी, उसके बहुत, वो अभी पाकिस्तान में अभी नहीं आई क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तकरीबन एक पेशेंट पे कोई 1 करोड़ से ज़्यादा उसका खर्चा आ जाता है, लेकिन ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये हो रहा है, कामयाबी से हो रहा है। अच्छा डॉक्टर सहीद, ये कहिएगा कि इस सारी सिचुएशन में हमने वो बीमारियां जो ज़्यादा आम है और जिसका इलाज भी कहा जाता है कि मुमकिन नहीं है, जोड़ों और मोरों की आपने बात की, रीढ़ की हड्डी की मिसाइल ख़वातीन को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा होते हैं, और मर्दों में अगर देखा जाए तो L5, L2, L3 इनका प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसे आम जुबान में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किया, उसे शॉर्टिका भी कहते हैं। क्या इस तरह की चीज़ों का जो कि अब ज़्यादा पाई जा रही हैं पाकिस्तान में, इसका इलाज मुआवजा भी मुमकिन है? बिल्कुल है, बिल्कुल। इसमें बेसिकली जो डिस्क जो ये आपने बीमारियां बताई, इसमें डिस्क का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो जो डिस्क, जो हर्निएटेड डिस्क है या जो जिसे स्लिप डिस्क कहते हैं, उसमें अगर हम स्टेम सेल्स इंजेक्ट कर दें तो हम, एक तो वो जो ड्राई डिस्क है उसको हम रिवाइव कर सकते हैं, दूसरा वो जो डिस्क है वो अपनी शेप में वापस आ जाती है। तो ये जो बीमारियां आपने बताई, ये बेसिकली क्या होता है कि डिस्क अपनी जगह से हिलती है और जो नर्व रूट्स को या जो नर्व्स हैं उनको कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से शियाटिका और ये सारी पेन जो है वो बेसिकली नर्व्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। डॉक्टर तो टाइम अगर कितना हम लगता है? सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि इसको इसके साथ कोट कर दीजिएगा कि अगर इंजेक्ट करने की आप बात कर रहे हैं तो ये कोई भी बीमारी का इलाज अगर हम स्टेम सेल से करते हैं तो क्या एक अटेम्प्ट में वो हम कर लेते हैं, उस सेल को प्रोड्यूस करके वो प्रोसेस हम शुरू कर देते हैं, या फिर इसको ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, या फिर अगर हम बात करें ग्रेजुअली ठीक होने की? जो स्टेम सेल है बेसिकली वो क्या है कि इट्स जस्ट लाइक प्लांटिंग अ सीड। आपने वो एक सीड लगा दिया, अब आपने उसको वेट करना है कि वो सेल्स प्रोलिफरेट होके ग्रो करते हैं, और ग्रो करके तो जब वो डिजायर्ड उसकी वो जो काउंट है वो उस पर पहुंच जाते हैं, तो तब पेशेंट को सिम्टम्स में कमी आनी नजर आनी शुरू हो जाती है। ये उस तरह स्टीरॉयड या उस तरह ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब से थोड़ा सा रब्ता हमारा डिस्कनेक्शन हुआ है, लेकिन डिस्कनेक्ट होने पर जो अगर दोबारा वो आते हैं हमारे साथ, तो ये सवाल बड़े अहम है जो कि मैंने उनके सामने रखे भी हैं कि ज़्यादातर वो बीमारियां जो हम देख रहे हैं कि आम होती चली जा रही हैं, उसका इलाज मुआवजा, हाँ अलबत्ता ये बात कोट करना ज़रूरी है कि हरमीत थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन हम ये समझते हैं कि उसका इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये लेकर आए हैं पाकिस्तान में इसका इलाज, तो मैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारी है डॉक्टर साहब जिसका आपने कुछ बीमारियों का जिक्र किया जो कि काफ़ी ज़्यादा आम है, या गुर्दों की बीमारी की बात की जाए, जोड़ों मोरों की बात की जाए। इसके अलावा अगर हम ओबेसिटी को देखें या ऐसी चीज़ों को देखें जिसके बारे में ख़वातीन बहुत ज़्यादा बात करती हैं, ख़वातीन के बहुत सारे मिसाइल हैं, क्या इस तरह के भी केसेस को आपने एड्रेस किया है? बेसिकली जो ओल्ड एज होती है, 40 प्लस जो फीमेल्स होती हैं, तो उसमें क्या है कि मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी जो है मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे होते खुराक को या बॉडी के जो मेटाबॉलिक रेट है। तो अगर हम स्टेम सेल्स IV इंजेक्ट कर दें तो हम उसको एंटी एजिंग की तरफ इंसान के जो बॉडी है उसको ले जाते हैं, और फिर ये वेट का मसला काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। जो हमने जिन पेशेंट्स पर ट्राई किया उसमें ये बहुत ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। ठीक है जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया, ख़ासकर अब हार्ट की तरफ हम आ जाते हैं, दीगर ऐसी बीमारियाँ हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं स्टंट की तरफ चले जाते हैं, कहीं ना कहीं और ट्रीटमेंट जो है वो भी चलता रहता है, तो इसमें कितना फ़ायदा है अगर वो स्टेम सेल की तरफ आते हैं, तो उसके कितने मस्बत नताइज आपको नज़र आते हैं? देखिए जी, हमारा काम तब शुरू होता है जब स्टंट भी फेल हो चुके हो और बाईपास भी फेल हो चुका हो। जब हार्ट फेलियर की तरफ चला गया, टिश्यू डेड हो चुका, तो ना स्टंट काम करेगा ना उस पर बाईपास काम करेगा। तो तब अगर आप हार्ट के टिश्यू में स्टेम सेल्स इंजेक्ट कर दें तो आप इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं, उस मुर्दा टिश्यू को रिवाइव कर। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अभी इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे, और अगर इस टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इस तरीके इलाज की बात की जाए, तो ये कहाँ कहाँ मैसर है, या आपके थ्रू जो है वो कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान में लोग इसे फैसिलिटेट हो सकते हैं?
बेसिकली हम लाहौर में लोकेटेड हैं और आप जो है वो हमारे पास अगर कोई भी आपको मसला है तो हम ये इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये आपके प्रोग्राम में एक और भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में अब एक नई चीज़ आ रही है जिसे 3D बायो प्रिंटिंग कहते हैं, शायद आपने इसका नाम सुना हो। यानी हम स्टेम सेल्स की बायो इंक बना के कोई भी ऑर्गन 3D बायो प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे अगर किसी के घुटने की कार्टिलेज खराब है तो हम एज इट इज उस बंदे का साइज लेके ये भी पाकिस्तान में हम करीब जो है ये मुतारिफ करा रहे हैं। नॉर्वे की एक कंपनी है, उसके साथ हमारे राब्ता है, तो ये भी हम करीब इंशाल्लाह पाकिस्तान में मुतारिफ कराएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, देखने वालों को आप इस हवाले से क्या पैगाम देंगे कि ये सारी बीमारियां जो है इसका इलाज मुआवजा अब मुमकिन भी है? बिकॉज अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पूरी दुनिया में तो ये अब देख रहे हैं कि इसकी प्रैक्टिस काफ़ी की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी प्रैक्टिस कंपैरेटिवली बहुत कम है। लेकिन कोई भी ऐसा मसला है तो उसका इलाज मुआवजा अब आपके थ्रू मुमकिन है पाकिस्तान में? बिल्कुल, इसमें हमारे थ्रू मुमकिन है। आपको कोई भी अगर कोई मसला है तो आप आएँ। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं और उन टेस्ट के बाद हम आपको सही तरह गाइड कर सकते हैं कि हम आपका इसके थ्रू इलाज कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ये इस तरह नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल। कि आने वाले दिनों में ये भी एक बहुत ही एक होगा चैलेंज होगा कि हर वो क्लिनिक या हॉस्पिटल जो स्टेम सेल्स की फैसिलिटी रखेगा वो हर एक को स्टेम सेल्स एडवाइस कर देगा कि आपका इससे इलाज मुमकिन है। ऐसा हरगिज नहीं है। इसमें एक ये टीम वर्क होता है और जिस स्पेशलिटी का, जैसे हार्ट का पेशेंट है तो उसमें कार्डियोलॉजिस्ट को हम इन्वॉल्व करते हैं, नी का या कुछ पेशेंट है तो उसमें हम ऑर्थोपेडिक सर्जन को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच होती है और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो डॉक्टर जाजादी सिर्फ ये बताइएगा कि अगर हम स्टेम सेल की बात करें तो ये सेल जो होते हैं बेसिकली ये इंजेक्ट ही किए जाते हैं, इसमें कोई सर्जरी का अमल दखल तो नहीं होता या सर्जरी भी बाजुगत करनी होती है? नहीं, इसमें सर्जरी का नहीं होता। बस चर्बी लेने के लिए हमें मिनी लाइपोसक्शन करनी पड़ती है। जैसे लाइपोसक्शन का आपको पता होगा, वो उसमें ज्यादा क्वांटिटी फैट की लेते हैं, लेकिन हमें जो है वो 40 ml से 100 cc लेनी पड़ती है, जो कि हम सिरिंज से ले लेते हैं बगैर किसी बेहोशी या तकलीफ के। और उसमें से स्टेम सेल्स हम आइसोलेट करते हैं और वो जब आइसोलेट हो जाते हैं उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है और वो सारा करके तो उसको फिर हम इमेज गाइडेड इंजेक्ट करते हैं, यानी अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, उसको फिर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और आपने बड़ी अच्छी डिस्कशन की और सारी डिस्कशन से हमने यही नतीजा अखज़ किया है कि स्टेम सेल थेरेपी जो है या ये तरीका इलाज जो है ये कंपैरेटिवली किसी भी सर्जरी से, मेडिकेशन से इसलिए भी बेहतर है कि आपके ही सेल से आपकी ही प्रोडक्शन बल्कि रिप्रोडक्शन होती है और आपके वो बीमारी जिसे आप समझते हैं कि इलाज मुश्किल है या देर पा है उसका इलाज अब मुमकिन है। हमने आई थिंक एक क्विक ब्रेक लेनी है और ब्रेक लेके वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम में फ्रीलांसिंग के बारे में बात करेंगे और मैंने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में ये बताया था कि फ्रीलांसिंग खासतौर पर अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो इसे पार्ट टाइम भी और वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी जो कि हमने कोविड-19 में देखी, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिस पर फाइनली वी स्विच टू आवरसेल्फ टू डिजिटल पाकिस्तान। तो बहुत सारे लोगों ने ई कॉमर्स की बात की जाए, फ्रीलांसिंग की बात की जाए, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी जब लॉन्च हुई कोविड-19 में तो घर बैठकर काम करने की वजह से लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि ऐसी कौन सी स्किल सीख कर यहाँ बैठकर ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह से अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में अब तो मेरे ख्याल से लोगों को काफ़ी अवेयरनेस हो गई है यंगस्टर्स को, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए तो बड़ी तादाद में लोग फ्रीलांसिंग से एक बड़ी अमाउंट पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सर्कुलेट की जा रही है। लोग अपने लेके ज़र मुबादला के तौर पर मुख्तलिफ ममालिक बहुत अच्छी बड़ी रकम जो है वो कमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में किस तरह से इस चीज़ को मज़ीद फैलाया जा सकता है, नौजवानों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पर डिटेल में बात करने के लिए काशिफ शाह फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट है हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर गुड टू सी यू। सर बताइएगा कि फ्रीलांसिंग में तो बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ भी हैं बच्चों को, लेकिन बहुत सारी आसानियाँ भी हैं। मतलब बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर, कंटेंट क्रिएटर और एक्सपेजी अगर कोई भी स्किल आपको आती है तो आप यहाँ बैठकर किस तरह से पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? अच्छा, ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके लिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी जितना भी हमने प्रॉब्लम देखा है, लोग स्केल क्यों नहीं कर पा रहे, लोगों को पता लग गया फ्रीलांसिंग है, लोग काम कर रहे हैं। अभी हम जो है वो ये चाहते हैं कि लोग काम तो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन फ्रीलांसर्स जो उनसे पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो जो है ना थोड़ा एक्सेलरेट करें
एजेंसीज़ में कन्वर्ट करें अपने आप को, लेकिन ये सारा कुछ मुमकिन तब हो पाएगा जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, आपको मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा पता होगा कि आपने कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। तो उन फ्रीलांसर्स को आगे ये काम करना है कि वो अपने साथ और लोगों को जोड़ें और उनको जो सा है स्केल करें थोड़ा सा अपने बिजनेस को। अच्छा, मुझे बताइएगा काशिफ कि अगर हम देखें प्लेटफॉर्म्स की, किन किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग करके अपनी सर्विसेज जो हैं वो मुख्तलिफ कंपनीज़ को दी जा सकती हैं, ऐसी कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं हम? अच्छा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हैं तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना लोकल मार्केट से स्टार्ट लें, कुछ लोकल सर्विसेज दें ताकि आपका थोड़ा एक्सपोजर बने, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बने। उसके बाद जो है आप इंटरनेशनल मार्केट में फाइवर पे जा सकते हैं, आप अपवर्क पे जा सकते हैं, टॉपटल है, डिज़ाइन 99 है, गुरु है, और ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि लिंक्डइन जो सा है वो एक बड़ा पावरफुल प्लेस है जहाँ पे आप बहुत सारा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, यंगस्टर्स जो हैं वो अब फ्रीलांसिंग की तरफ जी काशिफ? हरमीत जी काशिफ, एक चीज़ जो आज भी बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनको नहीं पता फ्रीलांसिंग के हवाले से, जो नहीं जानते, और यही वजह है कि बहुत सारे नौजवान आना चाहते हैं लेकिन उनको ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं पता। मैं चाह रहा हूँ कि जो भी आते हैं उनसे ये सवाल हम करते रहे, तो आपसे भी जानना चाहते हैं कि जो नौजवान है वो अगर आना चाहते हैं तो उनको ज़रा आसान से अल्फाज में ये बताइए कि किस तरह वो आ सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है, और फ्रीलांसिंग है बेसिक है क्या चीज़, थोड़ा सा ये थोड़ा एक्सप्लेन ठीक है। अच्छा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसिंग जो सा है ना, ये बड़ा एक पुराना कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि एक बादशाह जो सा है अगर वो किसी से जंग करने जा रहा है और उसको कोई हेल्प चाहिए है, उसके पास उसकी फ़ौज मुकम्मल नहीं है, तो वो कुछ लोगों से ना सर्विसेज ले लेता था जिनके पास मतलब 100 का दस्ता है, 200, 400, 500 लोगों का दस्ता है। तो बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। वो लोग जो है उनको सिर्फ उस जंग के लिए एक शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन करते थे और उसके बाद जो सा है जब वो जंग जीत लेते थे तो दस्ता घर वापस चला जाता था। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ से लेके जो है ना आज तक ये चल रहा है। दूसरा, अगर एक नौजवान जो है वो स्टार्ट करना चाहता है तो नौजवान को ये चाहिए कि सबसे पहले ना एक्सप्लोर करे थोड़ा सा अपने आप को। यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आता है कि लोग जो उनसे ना सुनी सुनाई बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो स्किल स्टार्ट कर लेते हैं। इफ़ समबडी इज़ टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग तो वो स्टार्ट कर लेंगे। अगर कोई कह रहा है कि जी आप अमेज़ॉन स्टार्ट कर लें तो अमेज़ॉन स्टार्ट कर लेंगे, ग्राफिक्स कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समहाउ जो है ना मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश करते हैं समटाइम्स। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो है ना किसी एक स्किल से स्टार्ट करें, लेकिन एक स्किल से स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा खुद को एक्सप्लोर करें कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप किस तरह से जो है ना आपकी बिल्ड क्या है। तो वो हमारा एक 21 डे सक्सेस फार्मूला भी है इसके लिए, उसको आप ले सकते हैं, यूट्यूब पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जाके लें 21 डे सक्सेस फार्मूला, उसको देखें, थोड़ा आइडेंटिफाई करें कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। अगर आप वो ले लें तो फिर आप अपना सक्सेस मॉडल बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल का। अच्छा ठीक है, मुझे काशिफ ये बताएं कि अच्छा काशिफ, एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से खासकर जब बात आती है, जिक्र आता है, मेरे जैसे लोग या सोहा जैसे लोग अगर वो भी चाहते हैं कि भैया एक जॉब तो चल रही है लेकिन साथ साथ में क्योंकि महंगाई का दौर है, महंगाई हर चीज़ बड़ी महंगी है, तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की जाए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट से वो शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिर्फ फ्रीलांसिंग की बात करें उसमें तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ई कॉमर्स वाली साइट पे आ जाएं और उस साइट पे आप जो है प्रोडक्ट्स वाली साइट पे मूव करना चाहते हैं तो आपको मेरा ख्याल है 50,000 की इन्वेस्टमेंट भी जो उनसा है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई भी जो है वो प्रोडक्ट देखें ऐसी जो बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो, नॉट जस्ट अच्छी प्रोडक्ट हो बल्कि वो प्रोडक्ट जो उनसी है वो एथिकली एडिक्टिव प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाए, जैसे कॉफ़ी, चाय पत्ती, इस तरह की चीज़ें, और फिर उसके बाद उसका आप रिकरिंग मॉडल बना सकते हैं। तो रिकरिंग मॉडल में जब आप जाते हैं तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि आपको पता है कि अगले महीने सेल कैसे आएगी, सेल्स कैसे मेरे पास आ रही हैं, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स मैं कैसे लेके चल रहा हूँ। बट इंटरनेट पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि इंटरनेट पे अगर आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो सी है वो दूसरे बंदे को फ़ायदा दे रही है और आप जो कमिट कर रहे हैं, आप उसको ओवर डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं, आप क्रेडिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, आपके लिए आपके फीडबैक्स इंपॉर्टेंट है, कस्टमर जो सा है वो आपका प्राइमरी फोकस है, तो फिर आप जीत जाते हैं।
अच्छा काशिफ बताएगा, द क्वेश्चन मार्क इज व्हाट टू डू, मतलब आपने कहा कि भीड़ चाल बहुत ज़्यादा है, कोई देखता है कि इसने इसने इस तरह से इतने पैसे कमा लिए, चलो लेट्स डू इट, यही कर लेते हैं। लेकिन अगर स्किल्स की बात की जाए तो फ्रीलांसिंग करने के लिए, फ्रीलांसिंग मतलब आपने काम करना है घर बैठ के, और घर बैठ के आपने अपनी सर्विसेज देनी है, लेकिन सर्विसेज में अब स्किल्स चाहिए। क्या क्या सीखा जा सकता है अगर आपने फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं? मतलब अगर मैं आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूँ तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, अपवर्क है, फाइबर है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वो कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है। वहाँ पे अब क्या स्किल्स सीखी जाएं जिससे आप वहाँ पर सर्विसेज दे सकते हैं? अच्छा, मैं कुछ 3 4 5 स्किल्स को मेंशन कर देता हूँ जिस टाइम पे जो नीड ऑफ द आवर हैं और जिनकी फोरकास्ट ये है कि फ्यूचर के अंदर जो है ना वो इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं मजीद। एक तो राइट नाउ अगर हम इंटरनेट की कोई बात करते हैं और हम लेट्स से पाकिस्तान में सब लोगों ने सुना कि ई कॉमर्स या फ्रीलांसिंग, तो इंटरनेट के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आपने बेचना कैसे है। ई कॉमर्स की डेफिनेशन ही ये है कि सर्विस या प्रोडक्ट को जब आप बेचते हैं तो बेचना जो है ना वो आपको आना चाहिए। तो बेचने के लिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं तो इस टाइम पे पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है वो ये है कि बिजनेस ने ऑनलाइन सर्वाइव कैसे करना है, ठीक है। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेते हैं, ये दो जो उनसे हैं वो टॉप स्किल्स हैं। अगर आप ले लें कंपनीज आप रीढ़ की हड्डी बन जाते हैं। उसके अलावा अपनी बिल्ड के मुताबिक ग्राफिक्स कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग का भी पूरी दुनिया जो है हम देख रहे हैं कि हर चीज़ वीडियो कंटेंट के ऊपर है। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट वीडियो, एवरीबडी इज़ मेकिंग वीडियो। तो आप जो है वीडियो एडिटिंग का स्किल ले सकते हैं, यूट्यूब की ऑप्टिमाइजेशन सीख लें, वहाँ पे आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। फिर प्रोग्रामिंग जो सी है उस साइड पे आप जा सकते हैं। इस तरह के स्किल्स ले लें तो आप बहुत सारे जो है ना वो आप बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाएंगे। अच्छा, अगर आप टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने के लिए आपकी स्किल्स भी उतनी ही डेवलप होनी चाहिए। मतलब आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, या अगर आप बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहे हैं, आप बीइंग एक्सपेजी, बहुत सारी ऐसी स्किल्स है जो आप सीख सकते हैं। आप वेबसाइट मैनेजमेंट सीख सकते हो। अच्छा, अगर आपने शुरू ही बड़े लेवल से करना है, या आप पाकिस्तान में ऑलरेडी किसी कंपनी को अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन आपको उतना मतलब उतनी आपको वेजेस नहीं मिल रही, और वहाँ पर अगर आप काम करते हो तो वहाँ काम करने का तरीक़ेकार के साथ पैसे मिलने का तरीक़ाकार क्या है, ताकि लोग इसके भी अट्रैक्ट हों कि आपने ये काम किया, ये प्रोजेक्ट किया, आपको उसी वक्त उसके पैसे मिल गए। मतलब महीना भर काम करने के बाद आपको इंतज़ार नहीं करना, या फिर आप बाजू का तो इदारे ऐसे जो कि आपको पे भी इस तरह से नहीं करते ना, तो बड़े मायूस है हमारे नौजवान इस हवाले से। पेमेंट मैथड वहाँ पर क्या होता है? अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस आपको मिलती हैं बेसिकली। एक ये कि आप शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चले जाते हैं, फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट, या फिर आप आर्ली बेसिस पे भी जो है अगर आप करना चाहें तो आप वो भी करिए, दैट्स राइट। तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मेथड है पेमेंट का, थर्ड पार्टी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने दिया हुआ पेनियर का मेथड है, और जूम है, ट्रांसफरवाइज है, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो आपको जो है ये अलाउ करती हैं कि आप पाकिस्तान में अपने बैंक के अंदर जो है पेमेंट्स ले सकते हैं, डायरेक्ट आपके बैंक में वायर हो जाता है। लेकिन इसमें एक जो बड़ी सिक्योरिटी है ऑनलाइन में, लोगों को लगता है कि शायद पैसे नहीं मिलेंगे या कोई स्कैम हो जाएगा या इस तरह का मामला हो जाएगा। ऑनलाइन में अगर आपको प्रोसीजर पता है, जिसका आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो आप जो इंसान है एस्क्रो अपनी पेमेंट्स को करवा सकते हैं। जब आपने किसी से काम लिया, लेट्स से आपने किसी से $1000 का काम स्टार्ट किया है, या कोई सर्विसेज आप कर रहे हैं आर्ली बेसिस के ऊपर, तो आपकी पेमेंट जो है वो एक थर्ड पार्टी पे ना आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो है ना वो सिक्योर हो जाती है। नाउ वंस यू आर गोइंग टू डिलीवर द प्रोजेक्ट, तो आपको एक सर्टेन टाइम के ऊपर ना आपके पैसे आपको मिल जाते हैं, तो ये सिक्योर भी है। अच्छा, दैट इज रियली गुड, साउंड्स गुड। काशिफ, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ जो आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ का आपने फरमा भी दिया, अगर हम देखें पाकिस्तान में ऐसे नौजवान जिनको इंग्लिश नहीं आती और बाहर की दुनिया की चीज़ों को नहीं कर सकते, तो वो उनकी कोशिश होती कि पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीज़ें उठाई जाएं जो फ्रीलांसिंग वहाँ से कोई फ़ायदा उठाएं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा गिला उनका ये होता है, यही शिकवा होता है और यही मायूसी होती है कि भैया हमें वो पैसे ना मिलते हैं जो जिसके हम डिमांड करते हैं, और कहीं ना कहीं ये मामला जो है बड़ा ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं, और कहीं ना कहीं जगहों पर पैसे मिलते भी नहीं है, तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बताइए नौजवानों को जो पाकिस्तान में और अच्छे खासे पैसे जो हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी आपने जो पहली बात जो की है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि यहाँ पे ना कम्युनिकेशन के इश्यूज़ हैं। अंग्रेज़ी अनफॉर्चुनेटली जो इंसान है एक बड़ा हवा है हम लोगों के लिए, और 99% ऑडियंस की ये बात हो रही है, ओनली मतलब 1% ऑडियंस है जो जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, या वो जब अपनी एजुकेशन से फ्री होते हैं तो उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये रिकमेंड करता हूँ सब लोगों को कि इससे पहले कि आप इंटरनेशनल मार्केट में, अब क्योंकि फ्रीलांसिंग एक वो बड़ा वो बन गया, लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट पर लोग कोई लाखों रुपया कमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
तो आप बड़ी तेज़ी से इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव कर जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोकल मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और आप सर्विस कैसे देते हैं, दूसरे बंदे की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। असल में आप ये चीज़ कैसे सीखते हैं कि आपने दूसरे बंदे को कैसे जितवाना है, ठीक है। अगर वो बंदा जीत जाता है ना तो फिर आप ना साथ में ग्रो करते हैं, ठीक है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि किसी भी काम को करने का जो तरीका है वो ये है कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो या आप लोकल कर रहे हो, तो आपने उसके साथ ना कमिटमेंट्स बहुत क्लियर करनी है कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, इसके एवज में आपसे मैं ये ले रहा हूँ, और इस तरह से हमारी पेमेंट टर्म्स जो है वो डिसाइडेड है। उसमें आप मुझे 50% या जितना आपको लगता है कि आपने लेने हैं, लेकिन आप लें ज़रूर। और फिर जब डिलीवर कर रहे हैं काम को, तो उस टाइम पे आप काम भेजना दें, जो आपकी इनिशियल कमिटमेंट है उसके ऊपर मेक श्योर करें कि आपको आपके पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो है वो सर्विसेज के काम में ख़ासतौर पे इस तरह से होता है कि जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं सर्विसेज को या वो चाहते हैं सर्विसेज को, जब तक काम उनको मिल नहीं जाता तब तक तो वो बहुत यू नो दे आर वेरी फेयर कि जी हम करना चाहते हैं, मेरे पास आगे भी बहुत काम है, लेकिन बाद में काम मिलने के बाद उनको लगता है कि शायद जो चीज़ मुझे मिली है ना उसकी वो वैल्यू नहीं है, तो फिर वो बहाने होते हैं और चीज़ें होती हैं। तो ये प्रोसेस है, असल प्रोसेस फॉलो करेंगे तो फिर आपको कभी नुकसान नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान की मार्केट की अगर बात कीजिए, जैसे मैंने पहले कहा कि नौजवानों में अब ये चीज़ आ गई है कि वो इसको सीखना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपनी जीडीपी को बहुत ज़्यादा अच्छा कर चुके हैं थ्रू फ्रीलांसिंग। लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट की एक्सेस की बात करें, आप इक्विपमेंट्स की बात करें, आप लैपटॉप की बात करें, आप टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हमारी टेक्नोलॉजी हमारे गैजेट्स या कहें कि फ़ोन की हद तक है। हम फ़ोन यूज़ करते हैं, हम समझते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में आ गए हैं। लेकिन आप कितना जीडीपी को, हमारी पाकिस्तान की जीडीपी को फ़ायदा हो सकता है, नौजवान इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और किस तरह से? अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पूरी दुनिया के पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया इस टाइम पे ना जो डिजिटल नोमैड के वीज़ाज़ हैं या दूसरी साइड पे इस तरह के बहुत सारे लोगों को ना, उन लोगों को जो लोकेशन डिपेंडेंट नहीं है, उन लोगों को अपने मुल्कों में इसलिए लेके आ रहे हैं कि वो दूसरे मुल्कों से ना रेमिटेंस लेकर आ रहे हैं। हम पुर्तगाल जैसी कंट्रीज़ और इस तरह की कंट्रीज़ उनसे ना बहुत हैवीली फोकस्ड है कि बाहर से कैसे लोगों को लाया जाए, उनको कैसा इन्वायरमेंट दिया जाए, उनको क्या फैसिलिटीज़ दी जाएँ कि वो वहाँ बैठ के काम करें, ताकि वो क्योंकि वो एसेट्स हैं और वो पैसे कहीं से भी बाहर से आ रहे हैं उनके पास। इसी तरह सेम अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, समहाउ गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि हमारे नौजवान को जो है फैसिलिटेट करे इस सारे काम के अंदर, ताकि ये जो ऑलरेडी इतना हमने देखा कि इतना रेमिटेंस ऑलरेडी आ रहा है, इसको ग्रो किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट किस तरह से है, तो हमारी इस टाइम 70% जो है 60 to 70% जो है ना वो यूथ है। तो अगर आप यूथ को इक्विप कर दें इस चीज़ के साथ, जहाँ पे उनको एथिक्स का भी पता है, वैल्यूज़ का भी पता है, कम्युनिकेशन उनका अच्छा है, और वो जो है एक अच्छे स्किल के साथ इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन भी इस टाइम आईटी में ही है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लें और इसके ऊपर कोई प्रॉपर पॉलिसी सेटअप हो जाए और एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो जाए, तो हम बहुत सारा जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, काशिफ बताएगा कि यंगस्टर्स को आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं इस हवाले से कि बार बार हरमीत और मेरा जो है वो एम्फसाइज इसी बात पे है कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू इनिशिएट। आपने लोकल मार्केट से स्टार्ट करने के लिए कहा, लेकिन अभी भी अवेयरनेस होने के बावजूद भी लोगों को डायरेक्शन नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि उन्होंने किस सिमत में जाना है, हाउ टू स्टार्ट, ये ज़रा आसान अल्फाज में बताइए। अच्छा, सबसे आसान मतलब ये है कि आप यूट्यूब जो है ना, आप यूट्यूब से फ़ौरन स्टार्ट ले लें। अब यूट्यूब पे जाके ना लोगों का प्रॉब्लम ये है, बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि ये ना प्लान नहीं सेटअप करते किसी भी चीज़ का ना। अच्छा। या तो ये अभी जैसे है कि कुछ सुना तो फ़ौरन बड़ी एनर्जी है और चले गए, फिर वहाँ पे जाके मल्टीपल वीडियोस देखनी शुरू कर दी। सोल्यूशन ये है कि आप 21 डेज सक्सेस फार्मूला फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सर्च कर लें, आप वहाँ पे जाएं, उसको समझें। 4 घंटे की वीडियोस हैं, उसको अंडरस्टैंड करें और अपना एक प्लान सेटअप करें, और आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपके वसाइल क्या हैं, आपके पास जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, आपकी जेनेटिकल बिल्ड क्या है, आपकी इन्वायरमेंटल प्रोग्रामिंग क्या है, और उसको लेकर आपने आगे कैसे जाना है, और किस तरीके से आपने जो है इनिशियली थोड़े पैसों से ज़्यादा पैसों तक पहुंचना। अच्छा, अगर हम सर्विसेज की बात करें तो कंपनीज़ को इस वक्त फ्रीलांसिंग के थ्रू जिन चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है वो क्या क्या है? मतलब आप कौन सी ऐसी सर्विसेज, अगर आप बीइंग एन एक्सपर्ट बताएं, आप एक्सपर्ट हैं, ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो कि इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज़ को आप प्रोवाइड करते हैं, जो कि उनको ज़रूरत होती है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने सीखना भी वो है जिसकी ज़रूरत कंपनीज़ को है, जिसकी डिमांड है मार्केट में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया इसका कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कंपनी कोई भी कंपनी उसकी जो बैकबोन है दैट सेल्स।
इफ़ दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, अगर उनकी प्रोडक्ट बिक रही है, अगर उनकी सर्विस बिक रही है, तो देन दे आर ग्रोइंग। अगर उनकी सेल्स नहीं हो रही है तो इट मीन्स कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऑनलाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्स, और सेल्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग जो सी है वो किसी भी कंपनी के लिए इस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी हुई है। कोई बंदा भी अगर इसको कर लेता है, समझ लेता है, सबके लिए नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन अगर कोई इसको लेके चलता है तो वो इस टाइम पे जो है बहुत इन डिमांड है, ये टॉप 10 स्किल्स में से है। एंड जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसके लिए उसमें अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये चल रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा फील्ड है, लोग इसको फ़ौरन से स्टार्ट ले लेते हैं। आप इसको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं लें, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से स्टार्ट लें। सोशल मीडिया में भी आप जो है फेसबुक से स्टार्ट लें, किसी एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट लें, आप टिकटॉक स्टार्ट कर लें। अभी टिकटॉक की जो सी है बहुत हाई इन डिमांड है। लुकिंग एट द रिजल्ट्स, जिस तरह के रिजल्ट्स दे रहा है टिकटॉक कंपनीज़ को, आप टिकटॉक मार्केटिंग सीख लें। अभी तक तो सारा पाकिस्तान उस पर वीडियोज़ बना रहा है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर लें तो टिकटॉक जो सा है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो सा है ना, वो आपके तमाम ख्वाबों को पूरा करने का एक बेहतरीन ज़रिया है इस टाइम। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमने तो शुरू में इसको इमेजिन नहीं किया था हरमीत इस तरह से, लेकिन यस ये प्लेटफॉर्म अब द बिकिंग लाइक जिससे आप अच्छे तरीके से अर्न कर सकते हैं, और इन डिमांड भी है ये सारे प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच काशिफ फॉर बीइंग हियर, और अच्छी डिस्कशन रही आपसे। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।